क्या आपने कभी सोचा है कि एक 18 साल का साधारण गांव का लड़का बिना ज्यादा पैसे, बिना बड़े कॉन्टैक्ट्स और बिना किसी अमीर परिवार की मदद के उस लड़के ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर पाते। महज 10 साल में उसने ऐसी कंपनी खड़ी की जो दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स को चुनौती देती है और भारत की सबसे बड़ी होटल चेन बन जाती है। यह कहानी है रितेश अग्रवाल की, एक ऐसे युवा बिलियनियर की जिसने साबित कर दिया कि सोच अगर बड़ी हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलिए जानते हैं इस यंगेस्ट बिलियनियर की जिंदगी के वो राज जो आपको भी अपनी सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत देंगे। साल 1993 ओडिशा के छोटे से गांव बिसम कटक में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रितेश अग्रवाल है। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे रितेश का जीवन एक छोटे से किराने की दुकान चलाने वाले पिता के घर में पलता था, जहां पैसों की तंगी एक सामान्य बात थी। जब रितेश अग्रवाल चौथी क्लास में थे तब उनके स्कूल सेक्रेड हार्ट में पहला कंप्यूटर आया था, लेकिन उस समय नियम था कि छठी क्लास से नीचे के बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो रितेश बस उसे दूर से ही देख पाते थे। लेकिन रितेश में कुछ खास बात थी, वो अंदर से कुछ बड़ा करने की चाहत रखते थे। बिना किसी झिझक के वो एक एक टीचर के पास जाते और मासूमियत से पूछते, मैम मुझे कंप्यूटर सीखना है, क्या मैं आपकी किसी मदद कर सकता हूँ? और उनकी यही जिद उन्हें चौथी क्लास में ही कंप्यूटर तक पहुंचा देती है। यहीं से उनकी बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने की शुरुआत हुई। उसी साल रितेश की बड़ी बहन ने एक दिन एंटरप्रेन्योरशिप शब्द का जिक्र किया और यह सुनकर रितेश की क्यूरियोसिटी जाग गई। उन्होंने इस शब्द का मतलब जानने के लिए खुद से रिसर्च की और समझा कि यह तो वही चीज है जिसमें किसी समस्या को सुलझाकर नया बिजनेस खड़ा किया जाता है। बस फिर क्या था, उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्होंने सोचा ये तो कुछ अलग ही है। यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफर जहां हर छोटी बड़ी चीज में उन्हें बिजनेस आइडिया नजर आने लगे और उन्होंने तय किया कि वो अपनी समर वेकेशंस सिर्फ मस्ती में नहीं बल्कि कुछ सीखने में बदलेंगे। उन्होंने अपनी उद्यमी यात्रा 8वीं क्लास में सिम कार्ड बेचकर शुरू की, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें इसकी गहरी समझ हासिल करनी थी। इसलिए रितेश ने दिल्ली का रुख किया। बिना किसी को बताए वो चुपचाप दिल्ली की सड़कों पर अपने सपनों का पीछा करते हुए निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप करने का भी फैसला किया ताकि यात्रा के लिए पैसे जुटा सके। वहीं दिल्ली जैसे बड़े शहर में टूरिस्ट्स की भीड़ हमेशा लगी रहती थी, जिन्हें सस्ते और अच्छे कमरे चाहिए थे, लेकिन उनका खोजना एक मुश्किल काम था। रितेश ने महसूस किया कि डिमांड और सप्लाई तो दोनों, लेकिन दोनों के बीच कोई सही कनेक्शन नहीं था। यहीं से उनके स्टार्टअप की शुरुआत हुई। उन्होंने इसे रावल नाम दिया और फिर दिन रात मेहनत करने में जुट गए। मार्केट को बेहतर समझने के लिए रितेश ने पूरे नॉर्थ इंडिया का दौरा किया। वो अलग अलग होटलों में रुके, हर छोटी से छोटी समस्या को बारीकी से गौर से देखा, होम ओनर्स और टूरिस्ट से बात की, उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश की। हर जगह एक सवाल था जो उन्हें परेशान करता, इतनी सारी समस्याएं हैं तो इन्हें सुलझाया कैसे जाए? और फिर वो रात रात भर इन सवालों के हल तलाशते। 3 महीने तक न दिन का हिसाब रखा न रात का, बस एक ही ख्वाहिश थी, अपने स्टार्टअप को सफल बनाना। बिजनेस शुरू करना आसान नहीं था, खासकर रितेश के लिए। फंडिंग की कमी और अनुभवहीनता ने राह मुश्किल बना दी। उनका मॉडल रावल लोगों को समझ नहीं आया और होटल मालिकों को भी साझेदारी में झिझक थी। इन तमाम मुश्किलों के बीच रितेश के सफर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने पीटर थील फेलोशिप जीती। यह प्रतिष्ठित फेलोशिप पेपाल के को फाउंडर पीटर थील ने शुरू की थी, जिसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को कॉलेज छोड़कर अपने स्टार्टअप पर फोकस करने के लिए 50 लाख रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिलती थी। यह फंडिंग उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने रावल्स को रीब्रांड कर ओयो रूम्स बनाया, जो ज्यादा आकर्षक और प्रभावी था। इसी धनराशि से उन्होंने अपनी शुरुआती टीम बनाई और ओयो को सफलता की ओर ले गए। स्टार्टअप के काम में पूरी तरह से डूबे रहने के दौरान रितेश ने एक और बड़ी समस्या पर ध्यान दिया। ट्रेवलिंग के दौरान उन्हें अक्सर अच्छे और अफोर्डेबल होटल ढूंढने में परेशानी होती थी। मार्केट में होटल्स की कमी नहीं थी, लेकिन एक अच्छी और विश्वसनीय एक्सपीरियंस की भारी कमी थी। कई बार तो होटल स्टाफ का बर्ताव इतना खराब होता था और कमरे भी बदबूदार होते थे। एक बार रितेश जब एक होटल पहुंचे तो रिसेप्शन पर खड़ा आदमी ढंग से शर्ट तक नहीं पहने हुए था। यह अनुभव उनके दिमाग में गहरे तक अटक गया और उन्होंने ठान लिया, यह भी एक समस्या है जिसे मैं हल करूंगा। भारत के बजट होटल्स की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसे सुधारना अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। लेकिन रितेश ने हार मानने की बजाय घंटों तक इस पर सोच विचार किया और फिर एक नया विचार उनके दिमाग में कौंधा, क्या होगा अगर हर गेस्ट को एक भरोसेमंद और प्रिडिक्टेबल अनुभव मिले? ऐसा अनुभव जिसमें हर बार उन्हें साफ सुथरे कमरे और बेहतरीन सेवा मिले। 19 साल के रितेश जब गुड़गांव के एक होटल मालिक के पास पहुंचे तो उनकी आंखों में आत्मविश्वास और दिल में एक बड़ा सपना था। उन्होंने सीधे पूछा, क्या आप मुझे यह होटल चलाने देंगे? मैं इसे नंबर 1 बना दूंगा। अगर हम सफल हुए तो मुनाफा आधा आधा।
अगर नुकसान हुआ तो वह मेरा होगा। मालिक ने उसकी आंखों में देखा और उसके शब्दों में छुपे आत्मविश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। थोड़े संकोच के बावजूद उन्होंने सोचा कि खोने के लिए तो कुछ बचा नहीं था, तो क्यों न रितेश को एक मौका दिया जाए। जैसे ही रितेश ने होटल का कंट्रोल संभाला, उन्होंने हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना शुरू किया। अच्छी क्वालिटी के पर्दे, गद्दे और बाथरूम के सामान मंगवाए। होटल की गहरी सफाई करवाई, जिससे वह एकदम चमकने लगा। रितेश खुद रिसेप्शन पर बैठकर ग्राहकों से बातचीत करते, उनकी समस्याएं सुनते और उनकी जरूरतों को समझते। होटल की नई सूरत और बेहतर सेवाओं ने ग्राहकों को खुश कर दिया और उनका अनुभव बेहतरीन बना दिया। रितेश ने डिजिटल मार्केटिंग की ताकत को भी बखूबी समझा। उन्होंने होटल का एसईओ किया और उसे ऑनलाइन टॉप रैंकिंग में पहुंचा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि होटल की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई। इस सफलता ने आसपास के दूसरे होटल मालिकों का ध्यान खींचा, जो पहले से ही घाटे में चल रहे थे। वे खुद आगे बढ़कर रितेश से साझेदारी करने लगे। रितेश को यहीं से समझ में आ गया कि बजट होटल्स के सेगमेंट में जबरदस्त पोटेंशियल है। बड़े होटल्स जैसे ताज और ओबेरॉय तो लग्जरी अनुभव देते थे, जिन्हें सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन भारत के 90% होटल्स, जो 100 से कम कमरे वाले थे और मिडिल क्लास के लिए थे, क्वालिटी के मामले में पिछड़ रहे थे। रितेश ने खुद से सवाल किया, क्या नए होटल बनाने से बेहतर नहीं होगा कि पहले से घाटे में चल रहे हजारों होटलों को एक ही ब्रांड के तहत लाकर बेहतर अनुभव दिया जाए। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाना अकेले उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें ऐसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत थी जो उनके मिशन को समझें और उसमें उनका साथ दें। रितेश के पास न तो पैसे थे कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से टैलेंट हायर कर सकें, और न ही वह कोई फेमस नाम थे। फिर भी रितेश ने हिम्मत नहीं हारी। तभी एक दिन उनकी मुलाकात अभिनव सिन्हा से हुई। अभिनव, जो हार्वर्ड ग्रेजुएट थे और बीसीजी जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर चुके थे, रितेश के प्लान से प्रभावित हुए। अभिनव भी कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करना चाहते थे और उन्होंने रितेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जिम्मेदारियां तय की गईं। अभिनव ने ऑपरेशंस और स्टैंडर्डाइजेशन का काम संभाला, जबकि रितेश ने ओयो को एक बड़ा ब्रांड बनाने और सेल्स बढ़ाने की कमान अपने हाथ में रखी। शुरुआती दौर में उनके पास सिर्फ 3 होटल थे, लेकिन मेहनत और स्ट्रेटेजिक सोच से यह संख्या 1 साल में 50 तक पहुंच गई। इसी बीच सॉफ्टबैंक के फाउंडर मसायोशी सोन रितेश और उनकी टीम की लगन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा, यूं तो ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हिला सकता है। मसा को पूरा भरोसा था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा बजट होटल एग्रीगेटर बन सकता है। इसी भरोसे पर उन्होंने एक झटके में ओयो में $1 अरब का निवेश कर डाला। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अगले 5 सालों में सॉफ्टबैंक का निवेश $2 अरब तक पहुंच गया, जिससे वह कंपनी में 46% हिस्सेदारी का मालिक बन गया। 2015 में सॉफ्टबैंक की एंट्री के बाद ओआईओ ने अपना एक्सपेंशन बेहद तेजी से बढ़ाया। हालांकि तेजी के साथ रिस्क भी बढ़ा। होटल मालिकों ने शिकायतें शुरू कर दी कि यो उनके रेवेन्यू पर कंट्रोल कर रहा है। इन उतार चढ़ावों के बीच 2016 तक ओयो के प्लेटफॉर्म पर 5500 से ज्यादा होटल जुड़ चुके थे। इसी के साथ ओयो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांडेड होटल एग्रीगेटर बन गया। रितेश की नजर दुनिया भर के बजट होटलों को स्टैंडर्डाइज करके एक नया बेंचमार्क सेट करने पर थी। इसी सोच के साथ यो ने चाइना, यूरोप और यूएस जैसी बड़ी मार्केट्स में कदम रखा। लेकिन ग्लोबल एक्सपेंशन उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। इंडिया में जो बिजनेस मॉडल काम कर रहा था, वही चाइना में मुश्किलों में फंस गया। वहां की होटल इंडस्ट्री बिखरी हुई थी और लोकल रेगुलेशंस के कारण होटलों को एक ही स्टैंडर्ड पर लाना टेढ़ी खीर था। इस चुनौती को समझते हुए रितेश ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई जो उनकी दृढ़ता और इनोवेशन को साबित करती थी। ओयो ने होटल मालिकों को खुश करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला, जिसे मिनिमम इनकम गारंटी मॉडल कहा गया। इस मॉडल के तहत होटल मालिकों को हर महीने एक तय इनकम का भरोसा दिया गया, भले ही बुकिंग्स आए या नहीं। भारत के साथ साथ यह मॉडल चाइना और यूरोप। शुरुआत में होटल मालिकों को यह ऑफर काफी आकर्षक लगा, लेकिन जल्दी ही समस्या सामने आने लगी। बुकिंग्स उतनी नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद थी और होटल्स को दिए गए पैसे का बोझ कंपनी पर बढ़ता गया। यह सिर्फ 1-2 होटल्स की बात नहीं थी, बल्कि हजारों होटलों की। नतीजा यह हुआ कि ओयो के लिए यह मॉडल फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं रहा। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए रितेश ने मिनिमम इनकम गारंटी को बदलकर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लागू करने का फैसला किया। लेकिन इससे होटल मालिकों का भरोसा डगमगाने लगा, क्योंकि उन्हें पहले फिक्स्ड इनकम का वादा किया गया था। इस बदलाव ने ओयो के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। लेकिन कहानी तब बिगड़ने लगी जब ओयो ने बिना बताए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलाव कर दिए। यह मामला मीडिया तक पहुंचा और फिर कोर्ट तक खिंच गया। दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों से होटल मालिकों ने आरोप लगाए कि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। उनका कहना था कि ओयो ने बिना उनकी मंजूरी के कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स बदल दिए, जिससे उन्हें काफी कम पैसे मिल रहे थे। यह समस्या सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रही। अमेरिका और चीन में भी ओयो पर इसी तरह के आरोप लगे और कंपनी कानूनी मामलों में फंसती चली गई। होटल मालिकों के बाद कस्टमर्स की शिकायतें भी बढ़ने लगीं। उन्होंने कहा कि ओयो ने विज्ञापनों में शानदार सर्विस का वादा किया था,
लेकिन असल में आधे वादे भी पूरे नहीं हो रहे थे। इन बढ़ती शिकायतों ने ओयो के ब्रांड पर सवाल खड़े कर दिए। धीरे धीरे कस्टमर्स ने ओयो छोड़कर मेक माई ट्रिप और एयरबीएनबी जैसे विकल्पों को चुनना शुरू कर दिया। इन समस्याओं और कानूनी झमेलों ने ओयो की साख को बुरी तरह झटका दिया। नतीजा, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी को 13,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। इस मुश्किल समय से उबरने की कोशिश जारी ही थी कि 2020 में कोविड-19 की मार पड़ गई। पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री रुक गई, फंड्स खत्म होने लगे और ओयो को कई प्रॉपर्टीज बंद करने के साथ 5,000 कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी। पैंडेमिक के बीच सॉफ्टबैंक ने ओयो पर आईपीओ लाने का दबाव बनाया ताकि फंडिंग की समस्या सुलझाई जा सके। 2021 में ओयो ने आईपीओ फाइल किया, लेकिन सेबी द्वारा फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाने के कारण इसे वापस लेना पड़ा। इससे न सिर्फ कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हुई, बल्कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी डगमगा गया। आईपीओ की असफलता ओयो के लिए एक बेकअप कॉल थी। यह साफ हो गया कि कंपनी को सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देना होगा। यह दौर ओयो के लिए अब तक का सबसे कठिन समय था। पहला बड़ा कदम था मिनिमम इनकम गारंटी मॉडल को खत्म करके रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स लाना। नए मॉडल में होटल ओनर्स और ओयो को बुकिंग्स के आधार पर रेवेन्यू मिलता था। इससे न केवल कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट घटा, बल्कि होटल मालिक भी अपनी सर्विस को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगे। दूसरी बड़ी समस्या थी अनरेगुलेटेड एक्सपेंशन। पहले ओयो का फोकस केवल ज्यादा से ज्यादा होटलों को प्लेटफॉर्म पर जोड़ने पर था, जिससे क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। रितेश ने यह गलती भी सुधारी। 2023 तक ओयो ने अपने होटलों की संख्या 12,000 से घटाकर 8,000 कर दी, लेकिन सिर्फ उन होटलों को रखा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरे उतरे। इस बदलाव ने ओयो की छवि सुधारी और कस्टमर शिकायतें भी कम हो गईं। इतना ही नहीं, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंपनी ने अपने खर्चों में कटौती की। ओयो ने टेक्नोलॉजी और एआई का सहारा लेकर अपने बिजनेस को एक नई दिशा दी। अब होटल रूम के दाम, डिमांड और लोकेशन के हिसाब से अपने आप बदल जाते हैं। इस स्मार्ट अप्रोच से ओयो ने न सिर्फ अपने लॉसेस को कंट्रोल किया, बल्कि ग्रॉस बुकिंग वैल्यू में भी जबरदस्त इजाफा किया। जहां पहले औसत बुकिंग वैल्यू 2,19,000 थी, वह अब 3,90,000 तक पहुंच गई, यानी लगभग 80% की बढ़त। इसका नतीजा यह हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ओयो ने पहली बार 219 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। लेकिन ओयो यहीं नहीं रुका। 2024 में 700 करोड़ का प्रॉफिट प्रोजेक्ट करके कंपनी ने साफ कर दिया है कि अब उनका फोकस सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि सस्टेनेबल प्रॉफिट और ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर होगा। अब ओयो की नजर ग्लोबल मार्केट पर भी है, जहां वह अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। अगर आप भी किसी बजट फ्रेंडली और क्वालिटी स्टे की तलाश में हैं, तो अगली बार ओयो को जरूर ट्राई करें। शायद यह आपकी ट्रैवल एक्सपीरियंस को बदल दे।